हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर चुके, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चा, जिसका हमने अपना एक टॉपिक कवर कर लिया था, जहां बेसिकली हमने जाना था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और साथ ही साथ क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसके बेनिफिट्स थे। अब बच्चा हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। तो उसको बनाने से पहले बच्चा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ रहती है वो कौन कौन सी रहती है। कौन सी एक्टिविटीज़ को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, कौन सी को हम फिनांसिंग एक्टिविटी बोलते हैं, कौन सी को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ये बच्चा हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 एक्टिविटीज़ के अंदर क्लासीफाई करके अपनी कैश फ्लो पोजीशन को देखते हैं। कौन सी थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनांसिंग एक्टिविटी हमारी। ठीक है, तो जो कैश फ्लो होता है वो भी बच्चा आपको पता ही है। कैश फ्लो क्या हुआ? कैश का क्या फ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो आया, तो एट लास्ट कैश का क्या फ्लो रहा। अगर आपने परचेज ऑफ एक मशीनरी की है, आपने परचेज, ठीक है, 50,000 रुपये की मशीनरी परचेज की आपने कैश में, तो अब आपके पास क्या हो गया? 50,000 रुपये का कैश चला गया, मशीनरी हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमने 1 लाख के गुड सेल्स करे थे। ठीक है, आपने गुड सेल कर दिए 1 लाख रुपए के, आपके पास 1 लाख रुपए का कैश आ गया। ठीक है, अगर आपने शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करने से क्या होएगा? आपकी कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। अब कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी फिनांसिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, ये हमें पता होना चाहिए। कैश का आना जाना आपको पता है, लेकिन कौन सी चीज़ को, कौन सी ट्रांजैक्शन को किस कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, आज हम वो सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जो कि नॉन कैश है, मतलब जिससे आपकी कैश फ्लो पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इग्नोर करते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब ये जो 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग, इनको देखते हैं 1 बाय 1 करके क्या होती है। तो देखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है बच्चा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली। द एक्टिविटीज़ आर टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, वो मैंने आपको बता ही दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड हमारी फिनांसिंग एक्टिविटी। दिस हेल्प्स द यूजर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। इन तीनों एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट देखेंगे हम ऑन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एंड ऑल्सो ऑन इट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मीन्स हमारी इन तीनों एक्टिविटीज़ से कैश इक्विवेलेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ा, साथ ही साथ हमारी फिनेंशियल पोजीशन पे भी क्या फ़र्क पड़ा। एक और चीज़ बच्चा हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में भी हल्का सा आइडिया दे दिया था। अगर आपके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स है जो आपकी कैश इक्विवेलेंट्स मानी जाती है, बेसिकली जो विद इन 3 मंथ्स हमारी मैच्योर होने वाली है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगी। हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट इन एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। बट ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जो आफ्टर 3 मंथ्स रहेगी, तो हम अभी देखेंगे कि कहाँ पे जाएगी, वो ऑपरेटिंग में जाएगी, इन्वेस्टिंग में जाएगी, फिनांसिंग में जाएगी। तो बस ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैश इक्विवेलेंट्स है तो वो इन तीनों एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा, वो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जाएगा। डन है बच्चा? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहले एक्टिविटी, जो कि रहेगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कौन सी बच्चा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? बेसिकली कोई भी बिजनेस है, हम उसको करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो जो भी उसका मेन बिजनेस है, जो पैसा उसको उस मेन बिजनेस करने से आ रहा है, वो सारा पैसा रहेगा बच्चा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मेरी जो कंपनी है वो टॉयज़ बनाती है। ठीक है, हम बच्चों के खिलौने बनाते हैं, मेरी जो कंपनी है। अब बच्चों के खिलौने बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लेबर को भी हायर करूँगी, मुझे रेंट वगैरह भी देना पड़ेगा। ठीक है, मैं बिल्डिंग लेनी पड़ेगी रेंट पे, तो मैं रेंट वगैरह भी दूंगी। ठीक है, मैं वर्कर्स को वेजेस दूंगी, सैलरी वगैरह दूंगी, मैं फिर उसको सेल करने के लिए जो खर्चे करूँगी, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने किस लिए की? क्योंकि सबसे पहले मेरे को टॉयज़ को बनाना था, फिर उनको सेल करना था। तो मेन बिजनेस
बिजनेस मेरा क्या था बच्चा, टॉयज़ को बना के सेल करना। तो इस चीज़ में जितना भी पैसा लगेगा, खर्च होएगा, वो सारा क्या रहेगा बच्चा, कैश आउटफ्लो रहेगा। और इस चीज़ से हमें जितना भी पैसा मिलेगा, बेसिकली जो हमें सेल से पैसा मिलेगा, जो रिवेन्यू हमें जनरेट होएगा, वो हमारा कैश इनफ्लो रहेगा। मीन्स एक बिजनेस को ऑपरेट करने में जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो कहाँ जाएगी बच्चा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदा 50,000 रुपये का, मेरा कैश फ्लो आउटफ्लो हो गया। मैंने एम्प्लॉय को 70,000 रुपये की सैलरी दी, मेरा आउटफ्लो हो गया। मैंने 2 लाख की सेल कर दी, मेरा 2 लाख रुपये का इनफ्लो हो गया। ये तीनों एक्टिविटीज़ कहाँ जाएंगी बच्चा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, आपका मेन बिजनेस क्या है, टॉयज़ को मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज, जो आपकी मेन प्राइमरी एक्टिविटीज़ रहेंगी। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये आपकी मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटी होंगी, और ये वो एक्टिविटी होगी जो कि ना फिनांसिंग रहेगी ना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। सिंपल सी बात है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो फिनांसिंग और इन्वेस्टिंग में हम क्यों कैटेगराइज उसे करेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इंडिकेट्स द इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल ऑफ ए कंपनी। मीन्स ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बता रहा है। जब आप कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करने से क्या कैश पोजीशन रही, उससे हमें पता चल जाएगा हमारी कंपनी की इंटरनली सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, एंड इज रिगार्डेड एज द की इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज हैव जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्लोज टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। बेसिकली जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे, अगर हमारा इनफ्लो अच्छा है आउटफ्लो के मुकाबले, टोटल हमारा लास्ट में जो नेट फ्लो आया वो इनफ्लो आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा भाई हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश है और हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन रिवेन्यू रहता है हर एक कंपनी का, वो कहाँ से रहता है बच्चा, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम बता सकते हैं कि क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया, परचेज करा रॉ मटेरियल वो आउटफ्लो हो गया, सेल करी वो इनफ्लो हो गया। तो इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। देखिए, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट है कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मतलब ऐसी कोई बिजनेस जहाँ पे आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो वो आपका कैश इनफ्लो रहेगा। अगर आपका प्रोफेशनल कोई आप सर्विस दे रहे हो, आपका प्रोफेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए, वो आपको जो सर्विस देते हैं उसके लिए वो अर्न करते हैं, तो हम उनको जो पैसा अर्न होएगा वो उनका मेन रिवेन्यू है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, तो वो उनका सर्विस से आया। मतलब गुड सेल करें या फिर सर्विस को आप दे, दोनों चीज़ से जो रिवेन्यू आएगा वो क्या रहेगा बच्चा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और क्या रहेगा, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम, अगर आपने कोई रॉयल्टी मिल रही है, आपको कोई फ़ी मिल रही है, कोई कमीशन मिल रहा है, कोई अदर रिवेन्यू मिल रहा है, तो बेसिकली वो सारा कहाँ जाएगा बच्चा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, अब पैसा जाएगा कहाँ, कैश आउटफ्लो के अंदर कौन कौन सी आ सकती है। देखिए, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स हमने अगर सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह गुड्स वगैरह लिए है, उसके लिए हमने जो पैसे दिए हैं वो कहाँ चला जाएगा, आउटफ्लो में। ठीक है, कैश पेमेंट्स टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हमने एम्प्लॉयज़ को कोई पेमेंट किया है, फिर उनके बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है, वेजिस सैलरी उन्हें दी है, ठीक है, उनके लिए कोई कैंटीन एक्सपेंसेस वगैरह किए, वो सारे कहाँ चला जाएंगे बच्चा, आउटफ्लो में। कैश पेमेंट्स टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम्स, क्लेम्स, एन्युटीज़ एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। हमने अपने कोई इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, पर्सनल इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं काउंट होएगा, जो हमारे बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस अगर हमने कुछ ले रखा है, उसका हम कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, कुछ उसकी एन्युटी पे कर रहे हैं, तो वो सारी कहाँ जाएगी बच्चा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, देन है कैश पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। अगर बेसिकली अब आपने जो भी बिजनेस में से इनकम अर्न की उस पर हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो बिजनेस पे आपने जो इनकम पे अर्न की और उसके ऊपर जो टैक्स पे किया वो भी क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, लास्ट में देखिए, अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ऐसी कोई इनकम है, अगर वो फिनेंसिंग इनकम है या फिर इन्वेस्टिंग इनकम है, तो उनसे रिलेटेड टैक्स उधर ही जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सीधी सी बात है, वही इनकम आएगी, वही टैक्स आएगी, वही
चीज़ें आएंगी जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से आया है। तो जो मेन रेवेन्यू जनरेट हुआ उस इनकम के ऊपर जो टैक्स दिया वो रहेगा बच्चा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। बट अगर ऐसी कोई इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ गया, जैसे आपने कैपिटल गेन किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से पैसा हुआ, कैपिटल गेन हुआ, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ गया, तो वो ऑपरेटिंग नहीं है, आपने एक्स्ट्रा इनकम कहीं से की थी तो वो अलग जाएगी, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट की जाएगी। डन। नीचे बच्चा एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है वो पढ़ते देखिए। एन एंटरप्राइज में होल्ड सिक्योरिटीज एंड लोन्स फॉर डीलिंग और फॉर ट्रेडिंग पर्पस। एक जो कंपनी है बच्चा वो सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह ये रखती है, या फिर लोन्स वगैरह है फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, उनमें डील करने के लिए मतलब डेली बेसिस पे उन पर ट्रेड करने के लिए उन्हें रखती है। ठीक है। इन ईदर केस दे रिप्रेजेंट इन्वेंट्री स्पेसिफिकली हेल्ड फॉर रीसेल। अगर मैंने उनको रीसेल करने के लिए रखा हुआ है बेसिकली तो वो क्या चले जाएंगे आपके एज एन इन्वेंट्री। देयरफॉर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मीन्स बेसिकली ये बोल रहा है अगर ऐसी कोई कंपनी है बच्चा जो बेसिकली डील कर रही है सिक्योरिटीज़ में ही, लाइक जो हमारी फिनेंशियल कंपनीज हो गई बच्चा, उनका काम क्या है शेयर्स को बेचना, परचेज करना, म्यूचुअल फंड्स बेचना, परचेज करना, ठीक है, या फिर बैंक जो लोन देना, लोन लेना, ठीक है, यही वाली सारी चीज़ें हैं। बैंक्स वगैरह से जो बैंकिंग कंपनीज हो गई वो फिनेंशियल कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी फिनेंशियल कंपनी है, ठीक है। शेयर ब्रोकर वगैरह जो हो गए इनका क्या काम है शेयर्स को लेना देना, सारा दिन इनमें डेली बेसिस पे वो डील करते हैं। तो जो चीज़ आप डेली बेसिस पे कर रहे हो बेसिकली वो आपका मेन बिजनेस हुआ ना। बैंक का क्या काम मेन बिजनेस है, डिपॉजिट्स लेना, लोन देना, तो उनका वो रोज का लेना देना है। तो जो भी उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रही वो क्या रही, बैंक का क्या रहा, लोन लेना देना रहा, ठीक है, डिपॉजिट्स लेना रहा। सिक्योरिटीज़ वाली कंपनी का, म्यूचुअल फंड्स कंपनी का क्या रहा, म्यूचुअल फंड्स लेना देना रहा। जो शेयर ब्रोकर उनको क्या रहा, शेयर्स को में डील करना रहा, कभी परचेज कर रहे हैं कभी सेल कर रहे हैं, एक दिन में वो 20 बार सेल करेंगे 20 बार परचेज करेंगे, तो वो चीज़ उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट होगी। लाइक अगर मैं टॉयज़ बना रही थी, मैंने कहीं पे शेयर्स परचेज किया हुआ है तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने परचेज किया हुआ है, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मैंने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है। बट अगर वही शेयर कोई सिक्योरिटी वाली कंपनी खरीद रही है, वो डेली बेसिस में उन पे ट्रेड कर रही है, तो वो उसके लिए उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। सिंपल सी बात है, जो आपका मेन काम है वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, बाकी सारे फिनांसिंग इन्वेस्टिंग हम देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो फिनेंशियल कंपनी या सिक्योरिटीज़ कंपनी में वो जो डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उनके लिए वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। ध्यान रखिएगा, कई बार इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाएगा कि फिनेंशियल कंपनी है, अगर वो उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, बेसिकली उसको डेली का लेना देना है, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बच्चा चला जाएगा। डन। देखिए नेक्स्ट है सिमिलरली एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिंस दे रिलेट टू द मेन एक्टिविटीज। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, सिक्योरिटीज़ में हो या फिर बैंक्स का एग्जांपल ले लो, किसी का भी ले लो, मीन्स आपको सिर्फ ये देखना है वो क्या काम करती है कंपनी। अगर उसका काम वही है और उससे जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, अगर उसका कोई और पैसा आ रहा है तो वो इन्वेस्टिंग या फिनेंसिंग में हम देखेंगे कहाँ जाएगा। डन। तो फिनेंशियल कंपनी का जो पैसा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से रहेगा वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, सिक्योरिटीज़ कंपनी का जो डीलिंग सिक्योरिटीज़ में रहेगी वो वाला पैसा कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। डन। तो बेसिकली ये था बच्चा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मेन रिवेन्यू जनरेटिंग, हमारा रिवेन्यू जनरेटिंग जो इनकम जो कैश फ्लो रहेगा वो कहाँ जाएगा आपका ऑपरेटिंग में। अब सेकंड नंबर पे बच्चा हमारी आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई जो मेन रिवेन्यू जनरेटिंग थी। इन्वेस्ट, अब आपको इन्वेस्ट वर्ड का मतलब तो पता ही है ना, हम कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम उस पर एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। बेसिकली जैसे मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने एक कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर्स परचेज कर रखे थे, मैंने 5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे, मेरा काम टॉयज़ बनाने का था लेकिन ये एक्स्ट्रा था, तो ये क्या था, मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो बेसिकली मैंने जब म्यूचुअल फंड्स खरीदोगे मेरी तरफ से पैसा गया होगा तो वो कैश आउटफ्लो चला गएगा। अब मैंने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर दिया अगले साल, उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया,
मुझे 5 लाख के म्यूचुअल फंड्स 10 लाख रुपए में बिक गए, मैंने वो पैसा वहाँ से विड्रॉ कर लिया, तो वो कैश इनफ्लो कहाँ से इनफ्लो हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो होएगा बच्चा, ना कि ऑपरेटिंग से। क्यों? क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, ठीक है, हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कौन कौन सी? अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स, बेसिकली जो हम मशीनरी परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, हम उनमें एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा आएगा बेसिकली उसको सेल परचेज कर देते हैं। अगर हम मशीनरी सेल कर रहे हैं तो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है, हमने बिल्डिंग परचेज की तो कैश आउटफ्लो हो रहा है। मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। साथ ही साथ ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स जो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर नहीं आती है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या फिर जो विद इन 3 मंथ्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स रहती है बच्चा, वो कहाँ जाएगी? कैश इक्विवेलेंट्स में। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर नहीं इंक्लूड होती है, वो कहाँ चली जाएगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। डन। तो देखिए नेक्स्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 10 साल के लिए मैंने कहीं पे शेयर्स परचेज कर रखे हैं, 15 साल के लिए मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगी बच्चा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट। भाई आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया, अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अलग से आपको डिस्क्लोज करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है, देखिए, दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows। मीन्स ये हमें बताएगा कि हमने अपना खर्चा, अपनी इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो खर्चा ही किया ना हमने, वो खर्चा हमने कौन सी जगह पे कर रखा है जो हमें इन फ्यूचर इनकम अर्न करने में हेल्प करेगा। बेसिकली हम एसेट्स किस लिए परचेज करते हैं? बिल्डिंग किस लिए परचेज करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। भाई इन फ्यूचर हम वहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे तो हमारी वैल्यू, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, और वो हमें फ्यूचर में बिजनेस इनकम जनरेट करेगी। तो ये यही बोल रहे भाई, वो फ्यूचर इनकम और फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा डालते हैं, तो हमें पता होना चाहिए भाई कहाँ हमने पैसा डाला है, किस एक्टिविटी में रहेगा। अदरवाइज हमने नॉर्मल उसको कैश फ्लो करते रहे, हमें नहीं पता ना कितना हमने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना नहीं। तो इसलिए सेपरेट डिस्क्लोजर इसकी ज़रूरी होती है। डन। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, अगर हम इनफ्लो आउटफ्लो में देखेंगे क्या रहेंगे। देखिए सबसे पहले कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहां पैसा जा रहा है। देखिए कैश पेमेंट्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इनटेंजिबल्स एंड कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिकली अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर, एनीथिंग, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंदर इनटेंजिबल मीन्स अगर आपने गुडविल परचेज की है बच्चा, वो भी कहाँ जाएगी? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पेटेंट्स परचेज किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कोई खर्चा हुआ है तो वो सारा कहाँ जाएगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें हमारी सिक्योरिटीज़ है। ऑफ अदर एंटरप्राइज अदर देन द इंस्ट्रूमेंट्स दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, जो अपने ट्रेडिंग पर्पज के लिए रखा हुआ है वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। Then next है बच्चा कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी अदर देन एडवांसेस एंड लोन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ये फिनेंशियल एंटरप्राइज वाला मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अगर कोई फिनेंशियल कंपनी है वो लोन दे रही है, ठीक है, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। बट अगर हमने किसी को लोन दिया है थर्ड पार्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट, हमने जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे लोन ले लिया था, ठीक है, उसने 5 साल के लिए मुझसे लोन लिया है, ठीक है, वो मुझे 5 साल बाद उसको पे करेगा, तो वो मेरा डेली का काम नहीं है लोन देना, तो वो मेरा, मैंने किसी को कैश दे रखा है, किसी को लोन दे रखा है, तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। मैंने पैसा दिया ना, आउटफ्लो तो हुआ ना, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दिया हो, तो वो कहाँ चला जाएगा? कैश आउटफ्लो में, ठीक है। तो अगर आपने कोई कैश एडवांस कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है थर्ड पार्टी को, तो वो कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। इनफ्लो देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ से रह सकता है। अगर आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, ऊपर कोई मशीनरी परचेज की, व्हीकल परचेज करा, गुडविल परचेज करी, पेटेंट्स परचेज करे, अब उसको सेल कर दिया, तो वहाँ से जो पैसा आया वो इनफ्लो में जाएगा।
कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है बच्चा कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस और लोन्स मेड टू द थर्ड पार्टीज। मीन्स हमें पैसा, मेरे जिसको मैंने लोन दिया था उसने मेरे को वापस दे दिया, तो मेरे पास वापस से अपना पैसा आ गया। तो वो कहाँ से आया? जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा था वहाँ से, तो वो इनफ्लो हो गया। कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज एक्सेप्ट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज। ये ट्रेडिंग पर्पज वाला कंसेप्ट ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो ऑपरेटिंग में जाएगा। तो अगर मैंने वैसे कोई शेयर्स को सेल कर दिया, मुझे प्रॉफिट हो रहा था, तो वो सारा पैसा मुझे मिल गया, तो मुझे कैश इनफ्लो हो गया। देन लास्ट है बच्चा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस। मुझे, मैंने कहीं पे लोन जो दे रखा था उस पर, या फिर जो मैंने एडवांसेस कहीं से दे रखे थे, मुझे उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने लोन दिया था वो भी तो इन्वेस्टिंग था, तो उसके ऊपर जितना भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कहाँ जाएगा बच्चा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो सेम आपने अगर जो शेयर्स परचेज करे थे, अगर मैंने कोई कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है, तो वो डिविडेंड भी मुझे कहाँ मिला? अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला। तो उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे जो डिविडेंड रिसीव होएगा वो भी कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। डन, दोनों इनफ्लो है, इंटरेस्ट का मिलना और डिविडेंड का मिलना इनफ्लो है, तो कहाँ चले गए? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है बच्चा? तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हमारी फिनांसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, लास्ट हमारी बची है फिनांसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, बेसिकली हमने जहाँ से अपनी शेयर कैपिटल, हमने वो जो पैसा ले रखा है लोगों से, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, जिससे हमने अपनी कैपिटल बना रखी है बच्चा। ठीक है, तो देखिए फिनांसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। शेयर कैपिटल हमने खुद लगा रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह जो भी इशू कर रखे हैं, मीन्स जिससे हमारी बिजनेस में फंड आ जाए, तो वो सारी चीज़ कहाँ जाएंगी? फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में। फिनांसिंग एक्टिविटीज़ रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। एग्जाम्पल कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स। ठीक है, कैसी कैसी चीज़ें, आपने शेयर्स इशू करा, आपने बैंक से कोई लोन लिया, आपने डिबेंचर्स इशू करे, सब जगह से पैसा आएगा, और जब आप इनको वापस पे करोगे तो सब जगह से पैसा जाएगा यहाँ से। तो जो पैसा इन चीज़ों से आएगा वो फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो में चला जाएगा। अगर हमने कोई शेयर्स को रिटर्न कर दिया है हमने, ठीक है, डिबेंचर्स हमने वापस रिडीम कर दिया है, तो वो सारा कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में बच्चा चला जाएगा। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फिनांसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। बेसिकली जो भी हमारी ओनर्स की कैपिटल में चेंज आएगा वो फिनांसिंग एक्टिविटीज़ कहलाती है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप याद रखना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इवन डिबेंचर्स तक इसमें इशू किए जाते हैं, एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, बोरोइंग्स वही आ गए ना हमारी एंटरप्राइज के, अगर हमने डिबेंचर्स इशू करें, अगर हमने कोई लोन लिया है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल प्लस हमारी जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम लेते हैं। ठीक है, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज इज इम्पॉर्टेंट because it is useful in predicting claims on future cash flows by provider of funds, both capital and borrowings। capital plus borrowings दोनों आ गई टू द एंटरप्राइज। क्यों ज़रूरी है बच्चा ये? बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज बाय प्रोवाइडर ऑफ फंड्स। जिसने भी हमें फंड प्रोवाइड करवाया है भाई, उन्हें भी तो देखना है फ्यूचर में वो क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस चीज़ को सेपरेट डिस्क्लोज करते हैं। हमें पता चलना चाहिए ना हमने कितना पैसा ले रखा है, कितना हमें रिडीम करना है, कितना हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी रहेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चा जो हमारे फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में रहेंगे। सबसे पहले इनफ्लो, वही बिल्कुल सिंपल है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो, दोनों कहाँ जाएंगे? फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में। डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म भी बच्चा हमारी, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन लिया है, ठीक है, वो भी कहाँ जाएगा? फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। यहाँ पे करंट नॉन करंट की तो बात ही नहीं है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, तो दोनों कहाँ जाएंगे? फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में, उसके इनफ्लो के अंदर। ठीक है, कैश आउटफ्लो, वही जो चीज़ अब
वापस दे दोगे आप, कैश रीपेमेंट कर दिया आपने जो अमाउंट्स आपने बोरो की थी। सेकंड है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब जो हमने बैंक से लोन लिया या फिर डिबेंचर्स हमने इशू किए तो उस पर हम इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, तो वो इंटरेस्ट भी हमने इन चीज़ों पे किया, वहाँ पे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाला था। यहाँ पे भाई अब जिसने भी पैसा हमें दिया उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में। और डिविडेंड पेड उसी तरीके से आपका जो आपने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, आपका फिनांसिंग आउटफ्लो में। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है मैंने जिसने भी यहाँ पैसा लगा रखा है, बेसिकली जो भी यहाँ से पैसा अर्न करेगा दूसरा बंदा, उसके लिए तो वो इन्वेस्टिंग था, लेकिन हमारे लिए तो हमारा वो हो गया ना, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ हो गई भाई, हमें तो पे करना है उनको। तो इंटरेस्ट पे और जो भी आप डिविडेंड पे करेंगे शेयर्स वगैरह पे, वो कहाँ चला जाएगा बच्चा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। डन। एक और चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं बच्चा, देखिए ए ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कैश फ्लोज दैट क्लासिफाइड डिफरेंटली। ऐसी कई बार एक ट्रांजैक्शन आ जाएगी जिसके अंदर दो कंसेप्ट निकल आएंगे, बस उसकी थोड़ी सी अमाउंट तो कहाँ जाएगी, आपकी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में चली गई या ऑपरेटिंग में चली गई, और बाकी दूसरी कहीं जो थोड़ी सी बाकी की बची हुई अमाउंट थी वो कहीं और चली गई। तो देखिए उसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द इंस्टॉलमेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। हमने क्या किया था बच्चा, हमने लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे एक कोई भी एसेट्स परचेज की थी। ठीक है, तो जब मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट पे की, जो भी हमारी ईएमआई थी उसके अंदर क्या होता है बच्चा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और हमका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है एज यू नो उस इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो देखिए द इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर द फिनांसिंग एक्टिविटीज़। क्यों, क्योंकि हमने वो लोन ले रखा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी हमारी, तो इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा बच्चा, हमारा फिनांसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड द लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वो लोन कहाँ क्लासीफाई करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्यों, क्योंकि हमने उस लोन से वो एसेट परचेज कर ली थी। डन। तो वो बेसिकली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि प्रॉपर किया हुआ है, जो हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की वो कैसे की, डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे, तो जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा बच्चा आपका फिनांसिंग के अंदर, और लोन वाला एलिमेंट जितना भी लोन लिया हुआ था वो जाएगा बच्चा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इंटरेस्ट एंड लोन, लोन वाला चला गया इन्वेस्टिंग के अंदर और इंटरेस्ट वाला चला गया फिनांसिंग के अंदर। क्लियर है। और ये भी हो सकता है, देखिए जो नीचे वाला है, मोर एवर सेम एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज। ये वैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, वही वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ए शेयर ब्रोकरेज फर्म वाइल इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज। वही है शेयर ब्रोकरेज, जो उनका डेली का ट्रेडिंग करना है परचेज में और सेल ऑफ शेयर्स में, तो उनके लिए वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बट अदर हमारे जैसे जो मेरी टॉयज़ कंपनी थी उसके लिए वो ट्रेडिंग नहीं है, डेली बेसिस पे डील नहीं करते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो सेम एक्टिविटी डिपेंड करेगा फर्म का क्या काम है, किस तरीके की हमारी फर्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करेंगे। फिनेंशियल के लिए अलग चीज़ें रहेंगी, नॉन फिनेंशियल के लिए अलग चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से हमें क्लासीफाई करना है अपनी एक्टिविटीज़ को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग, तीनों को मिला के फिर हम लास्ट में देखेंगे हमारा नेट कैश क्या रहता है, इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो पोजीशन क्या रहेगी। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है बच्चा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग, इनसे कैसे कैश फ्लो को देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो धीरे धीरे करके सीखेंगे। क्लियर है बच्चा। तो अब इस वाले लेक्चर से बेस पे दो क्वेश्चन है बच्चा जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस हमारे रहेंगे ये। अब देख लेते जो लास्ट सेशन में हमने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे वो कौन से थे। वो दोनों क्वेश्चंस थे बच्चा हमारे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश इक्विवेलेंट। इनमें से आपको बताना था कौन सा कैश इक्विवेलेंट्स है। देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कोई पैसा है, ये क्या है बच्चा, हमने आज ही पढ़ा है, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स है, बेसिकली ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है, हमारा कैश इक्विवेलेंट है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज हेल्प्स टू असर्टेन, क्या असर्टेन करने में हेल्प करता है बच्चा, लिक्विडिटी। बेसिकली वो हमें बताता है कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा सारा कैश का इनफ्लो है, हमारी कैश पोजीशन अच्छी है, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है ना। तो ये इस तरीके से हमें बताता है।
तो ये था बच्चा बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग थी उनको सीखा, वो क्या होती है, उसके अंदर कौन सी चीज़ कैश इनफ्लो में जाएगी, कौन सी आउटफ्लो में जाएगी। सीधी सी बात है, जहाँ से पैसा आ रहा है वो इनफ्लो, जहाँ पैसा जा रहा है वो हमारा आउटफ्लो। ठीक है, अब मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे अपने इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।